इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। देखिए दोस्तों, इंसान अपनी प्रॉपर्टी तब बेचने निकलता है जब उसको उस पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल के लिए लगाई तो हो सकता है कि आपको किसी भी कारणवश पैसे की आवश्यकता हो। अब आपने एक ग्राहक ढूंढ लिया, एक बायर मिल गया, प्रॉपर्टी उसको दिखा दी, एग्रीमेंट टू सेल बन गया, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट बन गया, रकम भी तय हो गई, उसने आपको टोकन मनी, बयाना, अर्नेस्ट मनी, एडवांस जो भी कुछ था वो भी दे दिया, तारीख भी डिसाइड होगी कि भाई इतनी तारीख से पहले वो बाकी पैसे देगा। अब उसमें भी कुछ समय गुजर गया और एग्रीमेंट होने के बाद अब अचानक से वो आपको कहने लगे कि भाई साहब मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, मेरे पैसे वापस करो। बातचीत से भी बात ना बने, आपस में सेटलमेंट ना हो, सामने वाला वकील का लीगल नोटिस भी भिजवा दे, तो अब आप टेंशन में आओ गई, क्योंकि आपने तो कोई गलती की नहीं, ना उसे कुछ झूठ बोला, आपको तो एक जेन्युइन काम के लिए पैसे चाहिए थे। हो सकता है आपने आगे कोई और प्रॉपर्टी ले रखी हो, वहाँ आपने पैसे देने हो सकता है घर में कोई शादी ब्याह हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी हमारी लाइफ प्लानिंग हो सकती है। तो कुछ बायर्स के साथ तो जेन्युइन ही दिक्कत होती है और जेन्युइन ही दोनों पक्षों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ की बात अलग है। पर कुछ खरीदार ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बाद में उसको बहका दिया, भाई साहब इस प्रॉपर्टी में तो प्रॉब्लम है, ये मत लो। या किसी ने उसको ये कह दिया, पिछले महीने तो ये प्रॉपर्टी सस्ते में बिक रही थी, तुम तो लुट गए, तुम तो बर्बाद हो गए, ये कैंसिल कर दो, बराबर में एक दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें सस्ती दिला दूंगा। कई बार डीलर बहका देते हैं, कई बार जो परिवार वाले होते हैं, बेटे ने डील कर ली, बाप ने मना कर दिया, बाप ने डील कर ली, बेटे ने मना कर दिया, पति ने डील कर ली, पत्नी ने मना कर दिया, पत्नी ने डील कर ली, पति ने मना कर दिया। इसके अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं। क्या पता जो बायर है उसकी जॉब चली गई हो, बिजनेस में लॉस हो गया हो, घर में कोई बीमार हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, और भी अन्य कारण हो सकते हैं जो जायज़ भी हो सकते हैं और कई बार नाजायज़ भी हो सकते हैं। वट एवर इट मे बी, चाहे मामला कुछ भी हो। अब सवाल यहाँ पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का है। एग्रीमेंट किस लिए बनाए जाते हैं, टोकन मनी किस लिए लिया जाता है, उसमें शर्तें किस लिए लिखी जाती है, ताकि दोनों पक्ष अपनी बात से मुकर ना सकें, और अगर मुकरें तो जो क्लॉजेज, जो शर्तें उस एग्रीमेंट में लिखी गई है वो भुगतनी पड़ेंगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि बयाने की डबल राशि देनी पड़ेगी, तो एक एग्रीमेंट है जिसपे साइन हो रखे हैं दोनों पक्षों के। परंतु ऐसी स्थिति में कई बार मैंने ये भी देखा है कि बायर ये तो चाहते हैं कि एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए, पर वो अपनी जेन्युइन दिक्कत नहीं बताना चाहता और ज़्यादा चालाकी और समझदारी दिखाते हुए कुछ ऐसे कारण ढूंढता है, कुछ ऐसे कारण बताता है और वकील के माध्यम से नोटिस में लिखता है या वर्बली बताता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कोई गलती हो गई एज ए सेलर, हमने उसके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, हमने उसके साथ कुछ धोखा कर दिया और हमने उसको बहका फुसला के कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और उसका टोकन मनी ले लिया। और उसकी ऐसा करने की मंशा ये होती है कि उसने जो हमें बयाना, अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी, पार्ट पेमेंट दिया है वो हम बिना किसी डिडक्शन के उसे वापस कर दें, उसका कोई भी पैसा जब्त ना करें, फॉरफिट ना करें। वो कॉमन बहाने क्या है, कॉमन हथकंडे क्या है, उनसे कैसे डील किया जा सकता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पर इस बात के भी दो हिस्से हैं, एक है प्रिवेंटिव हिस्सा और एक है बाद में क्योर वाला। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि भाई आपके साथ ऐसा हो ही ना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बहाने या ग्राउंड लेते हैं, झूठे हैं सच्चे हैं, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। परंतु उस बहाने, उस हथकंडे या उस ग्राउंड को कैसे डील करना है एग्रीमेंट में, एडवांस में, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब वो ये रेज कर दे ग्राउंड और आपने एक हल्का फुल्का सा सादा सा एग्रीमेंट बना रखा हो, फिर आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। चलते हैं पहले बहाने की तरफ। इसका कोई सीरियल नंबर नहीं है कि पहला बहाना स्ट्रॉन्ग है दूसरा बहाना वीक है, ऐसे नहीं, रेंडमली बता रहा हूं। पहला बहाना ये है, या एक्सक्यूज कह लीजिए, एग्रीमेंट को रद्द करने का बायर की तरफ से, कि वो ये कहते हैं कि भाई साहब आपने मुझे प्रॉपर्टी कोई और दिखाई थी और एग्रीमेंट किसी और प्रॉपर्टी का बना दिया। तो जब मैं प्रॉपर्टी देखने आया था तो जो प्लॉट आप बेचने वाले थे, जो मकान आप बेचने वाले थे, जिसका एग्रीमेंट होना था, मुझे दिखाया कोई और गया था, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। अब मुझे पता चल रहा है कि जो एग्रीमेंट में लिखी गई है प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने मुझे दिखाई थी।
अब देखिए दोस्तों, अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल जो बना रखा है वो किसी समझदार वकील से अच्छे से ड्राफ्ट कराया होता तो आप उसमें इस बारे में भी लिखते कि ये प्रॉपर्टी उसने ठीक से देख लिया, यही प्रॉपर्टी है, चाहे तो उसका वीडियो भी बना लेते, उसकी फोटो भी लगा देते प्रॉपर्टी की साथ में एग्रीमेंट के। पर ऐसा आपने किया नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर वो ये ग्राउंड ले रहा है कि आपने उसे कोई और प्रॉपर्टी दिखा दी थी, तो एग्रीमेंट में आपने गवाहों के साइन तो लिए ही होंगे। तो पहली बात तो उन गवाहों की आप हेल्प ले सकते हो कि अगर मैटर कोर्ट में जाता है कि ये प्रॉपर्टी वही है जो आपने देखी थी और प्रॉपर्टी को देखने भालने के बाद ही आपने ये टोकन मनी दिया था और ये 2 गवाह भी थे। दूसरा जो ग्राउंड लिया जाता है बायर की तरफ से वो ये है कि हमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने वकील साहब से पूछा था और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश लेन देन करना कानूनी रूप से इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अनलॉफुल है, इसलिए आपने जो हमसे कैश पैसे लिए हैं या जो आप इस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में हमसे जो कैश की डिमांड कर रहे हो वो अनलॉफुल है और हम कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट अनलॉफुल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए ये रद्द कर रहे हैं एग्रीमेंट, हमारे पैसे वापस दो। इस आरोप में भी आप यही कर सकते थे। अगर एग्रीमेंट आपने अभी बनाया नहीं है तो आप अपने वकील साहब से डिस्कस कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी में कैश होने वाला है इन्वॉल्व तो आपके वकील साहब बेटर आपको बता पाएंगे ड्राफ्ट करते हुए कि उसमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। अब चलो, अगर एग्रीमेंट आपने बनाई ली और सामने वाला ये एलिगेशन हम पे लगा रहा है तो आप काउंटर एलिगेशन उस पे लगा सकते हो कि हमने आपसे कोई कैश की डिमांड नहीं की, आप ही इस बात पे अड़े थे कि मैं कैश दूंगा और एग्रीमेंट पे हम दोनों के साइन हैं जिसमें सहमति है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपसे जबरदस्ती किया, मैंने आपसे कैश मांगा था। थर्ड कॉमन ग्राउंड एक्सक्यूज बहाना हथकंडा जो अपनाया जाता है वो ये है बायर द्वारा कि भाई मैंने पहले प्रॉपर्टी की फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं की थी, अब मैंने प्रॉपर्टी की जब फिजिकल इंस्पेक्शन की, मैं अपनी वाइफ के साथ आया प्रॉपर्टी देखने, उस समय तो एग्रीमेंट कर लिया था डीलर के ऑफिस में बैठ के या कहीं पे भी जल्दबाजी में, उस समय प्रॉपर्टी देखी नहीं थी। अब मैंने देखी है तो मैं देख रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी में कई तरह की फिजिकल दिक्कतें हैं, सीपेज हो रखी है, दीमक लगी हुई है, जगह जगह से टूटा पड़ा है या कुछ भी। तो आपने एज ए सेलर जो मुझे रिप्रेजेंटेशन किया था, जो एश्योरेंस दिया था कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब झूठ है और आपने फ्रॉड करके झूठ बोल के प्रॉपर्टी की स्थिति कुछ और थी, कुछ और बता के हमसे झूठ मूठ मतलब फ्रॉड करके ये एग्रीमेंट साइन करा लिया, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस दो। अब इसमें अगर आपने अभी तक एग्रीमेंट किया नहीं है तो मेरा सुझाव ये है जब आप अपने वकील साहब से ड्राफ्ट कराएं तो वो इस तरह की सूटेबल क्लोजेज उस एग्रीमेंट में लिखें कि बायर ने प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन कर लिया है, साथ में अपने आर्किटेक्ट एक्सपर्ट जिसको भी लाना था उसको भी लेके देख चुका है और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और उससे भविष्य में वो ये कोई कंटेंशन रेज नहीं करेगा कि मेरे को पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी की क्वालिटी क्या है और दरवाजे कैसे और लकड़ियां कैसी हैं और सीपेज कहाँ पे हो रहा है और टाइलें टूटी हुई हैं वगैरह वगैरह। तो आप अगर शुरू में ही एग्रीमेंट में इस तरह की बात लिखेंगे तो बाद में वो ये ग्राउंड रेज कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपने एग्रीमेंट में ये सब कुछ नहीं लिखा है और अब वो ऐसा कह रहा है तो फिर आपके पास देखो वही उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको यही कह सकते हो कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट की थी, आप झूठ बोल रहे हो, आप खुद आए थे वहाँ देखने, 2 गवाह भी हैं जो आपके साथ आए थे और अगर वो वाकई झूठ बोल रहे हो और वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था आपके घर के आसपास या गली में या कहीं पर भी तो आप उस सीसीटीवी फुटेज को निकालने की कोशिश भी कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि वो प्रॉपर्टी देखने फलानी तारीख को इतने बजे आया था। फोर्थ बहाना ये है दोस्तों कि बायर ये कहता है कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके जो कागज हैं टोकन मनी देने के बाद आपने जो मुझे दिए थे, जब मैंने आपको एडवांस दे दिया आपने मुझे प्रॉपर्टी पेपर की जो फोटोकॉपी दी वो मैंने अपने वकील साहब को दिखाई है और वो उसमें ये कमियां बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है या इस पे जो कंस्ट्रक्शन कर रखी है वो आपने वो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, गैर कानूनी है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है या इस प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट गुम है बीच के या कोई पोजेशन लेटर था वो अवेलेबल नहीं है
इस प्रकार की कुछ लीगल दिक्कतें हैं प्रॉब्लम में, प्रॉपर्टी के या तो टाइटल में दिक्कत है या प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है या कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, लीगल टेक्निकल फ्लॉज हैं। तो इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी कैंसिल कर रहा हूँ। आपने पहले ये सब बातें मुझे नहीं बताई थी। अब इसमें फिर बात यहीं पे आती है, अगर आपने एग्रीमेंट अभी बनाया नहीं है तो आप कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट जब अपने वकील साहब से ड्राफ्ट कराएं तो उसमें सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करें, उसमें लिखें कि ये प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट इसके अवेलेबल है, इससे फालतू कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना दूंगा ना है। और जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जो प्रॉपर्टी की वास्तव स्थिति है वो लिखे। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया था तो लिखें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया था, फिर भी ये इस बात से सहमत है। प्रॉपर्टी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में है, मैंने इसे बता दिया, इसे भी पता है और ये फिर भी इस बात से सहमत है। तो हमारी तरफ से झूठ नहीं हुआ, हमारी तरफ से कोई कंसीलमेंट नहीं हुआ, हमने छुपाया नहीं किसी बात को, हमने डिस्क्लोज किया और ऐसे एग्रीमेंट में भी लिखा। अगर ऐसा करेंगे तो वो ये सब बातें नहीं बोल पाएगा बाद में। अब प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली तो उसे पता ही है कि ये प्रॉब्लम आपने बता भी दी होगी। अगर उसमें भाई साहब ये ऊपर वाला फ्लोर मैंने गैर कानूनी रूप से बना लिया, कोई नक्शा वक्शा पास नहीं है, ना यहाँ पे होता है, तो उसे पता भी है। लेकिन अब वो बहाना तो ये ले रहे हैं ना कि आपने नहीं बताया उसे, और अब आप उसे फोर्स कर रहे हो एक इलीगल प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो आप इसमें यही डिफेंस ले सकते हो कि आपने प्रॉपर्टी देखी थी, आपको सारी बातें बताई गई थी, 2 गवाह भी थे, और सारा देखने बूझने के बाद आपने ये एडवांस मनी दिया था, और फोटोकॉपी से पहले भी आपको ये बातें बता दी गई थी, और फोटोकॉपी देने के समय भी आपको ये बात बता दी गई थी। इसलिए अब आप जो ग्राउंड ले रहे हो वो जानबूझ के सिर्फ इस एग्रीमेंट को रद्द कराने के प्रयास में ले रहे हो, और ये झूठ है। मतलब कि ये झूठ है कि मैंने आपको बताया नहीं था, आपको पता नहीं था। प्रॉपर्टी का तो जो स्टेटस है वो रहेगा ही रहेगा, उसको तो अब हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये झूठ है कि आपको पता नहीं था और मैंने आपको बताया नहीं था और मैंने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है। 5वां बहाना ग्राउंड ये लिया जाता है बायर की तरफ से कि मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था और बैंक लोन नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मैं बैंक में लोन अप्लाई करूंगा, और आपने कहा था कि लोन हो जाएगा, मेरा लोन नहीं हो रहा, इसलिए सौदा कैंसिल। देखिए, इसमें अगर आपने एग्रीमेंट अभी बनाया नहीं है तो आपको एग्रीमेंट में इस तरह की क्लोजेज लिखनी चाहिए कि भाई अगर बायर को इतनी तारीख को हमें फाइनल पैसे देके रजिस्ट्री करानी है। अब वो बैंक लोन ले, बैंक लोन ना ले, चाचा से मांग के लाए, ताऊ से मांग के लाए, जहां मर्जी से वो पैसे मांग के लाए, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप पैसे का अरेंजमेंट कहाँ करते हो और कैसे करते हो। पैसे का अरेंजमेंट करके ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आना चाहिए था। तो आप बैंक लोन अगर आपका नहीं होता किसी भी वजह से, चाहे आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी ना बन रही हो, आपका सिविल स्कोर खराब हो रखा हो, कोई और दिक्कत हो, बैंक को प्रॉपर्टी पसंद ना आ रही हो, तो उसमें सेलर की कोई गलती नहीं है और ये कोई बहाना नहीं होगा, ये कोई ग्राउंड नहीं होगा इस एग्रीमेंट को रेप्यूडिएट करने का, कैंसिल करने का। तो अगर आप ऐसी बातें लिखोगे तो वो इस प्रकार की बातें बोल ही नहीं पाएगा, पर हम ऐसा लिखते नहीं हैं, हम तो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बना लेते हैं। चलो, अब उसने बोल ही दिया ऐसा कि बैंक लोन नहीं दे रहा है तो हम कैंसिल करें, तो आप फिर भी उसमें ये लिख सकते हो कि एग्रीमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर बैंक लोन नहीं हुआ तो ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बैंक लोन नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और मुझे आपके पैसे वापस देने पड़ेंगे, ऐसा भी तो नहीं लिखा है ना। इसमें ऐसा लिखा है कि आप इतनी तारीख को मेरे पैसे देंगे, तो आप मेरे इतनी तारीख तक पैसे दो। आपको लोन नहीं मिल रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। छठा पॉइंट ये है दोस्तों, जो कि एक ग्राउंड के रूप में लिया जाता है कि बायर ये कहता है, टेक्निकल ग्राउंड रेज करता है कि जो ये एग्रीमेंट है ये इनवैलिड है। ये एग्रीमेंट इनवैलिड इसलिए है क्योंकि कानून के हिसाब से एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर्ड होना आवश्यक था एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए, परंतु ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, खाली नोटराइज्ड है या नोटराइज्ड भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होगा, वो फिर भी मान्य होगा भले ही वो अनरजिस्टर्ड हो। ऐसे कई तरह के जजमेंट हैं। हाँ, अगर रजिस्टर्ड आप करवा लेते तो अच्छी बात रहती। रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक पीस ऑफ एविडेंस है। अगर दोनों पार्टी पे उसके साइन है और वो मान रहा है कि ये मेरे साइन हैं,
इज एक्सेप्टिंग कि ये मेरे साइन है। खाली वो ग्राउंड क्या ले रहा है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो खाली ये ग्राउंड लेना है कि ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है और इसलिए ये अनलॉफुल हो जाएगा, इसलिए कोर्ट इसे सुनवाई नहीं करेगी इस पे, ये सब बेकार की बातें हैं, उसकी ये दलील कोर्ट में चल नहीं पाएगी। सातवां ग्राउंड जो बायर आमतौर पर लेता है वो ये है कि ये एग्रीमेंट इसलिए भी मान्य नहीं है क्योंकि इस पे सभी विक्रेताओं के, सभी पार्टियों के साइन नहीं हुए। सभी पार्टियां वो सेलर की तरफ से भी हो सकती हैं, बायर की तरफ से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि जो प्रॉपर्टी हम बेच रहे थे उसको वो 2 लोगों के नाम पे है, माँ और बेटे के नाम पे, तो पता लगा भाई खाली बेटे ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया एज ए सेलर, माँ के साइन ही नहीं हुए, तो वो ग्राउंड ले रहे हैं क्योंकि इस पे माताजी के साइन नहीं है, जो दूसरे ज्वाइंट ओनर थे उसके साइन ही नहीं है, इसलिए इनवैलिड है। या रिवर्स भी हो सकता है इसका कि मान लो आप जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो बेच रहे हो पति पत्नी को, खाली पति ने साइन किए, पत्नी ने उस एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं किए, आपने करवाए ही नहीं विश्वास में या कैसे भी। अब वो कह रहे जी ये एग्रीमेंट मान्य नहीं है क्योंकि इस पे जो 2 बायर हैं दोनों के साइन नहीं है, सिर्फ एक के साइन है। तो इस प्रकार के जो ग्राउंड है, फिर यही कह रहा हूँ कि अगर आप एग्रीमेंट बनाते समय ध्यान रखेंगे, वकील साहब से संपर्क करके कस्टमाइज्ड केयरफुली एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो इस तरह की नौबतें ही नहीं आएंगी। क्योंकि एग्रीमेंट में आपको ध्यान रखना होता है बनाते समय कि सभी पार्टियां उस पर साइन करें, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से भी, और पैसे भी उसी अनुपात में टोकन मनी के लिए जाएं। अब अगर ऐसा ग्राउंड अब वो ले रहा है तो फिर आप उसको यही कह सकते हो कि जहां तक सेलर के तरफ से है भी मेरी माताजी ने साइन नहीं किया एग्रीमेंट, तो मेरे माताजी ने मुझे राइटिंग में अथॉरिटी दे रखी है, लिखवा लो घर पे माताजी से कि मैं अथोराइज्ड हूँ उनकी तरफ से साइन करने के लिए और डील करने के लिए। हाँ, वाकई आपकी माताजी तैयार होनी चाहिए इस बात के लिए। तो वो अथॉरिटी हमारे पास है, इसलिए आप हमारी ये चिंता मत करो। और जहां तक माताजी के साइन का जो आप ग्राउंड ले रहे हो, माताजी अभी भी साइन करने के लिए तैयार है, आप ले आइए एग्रीमेंट, हम साइन करा देते हैं। तो ये आप एक झूठा बहाना ले रहे हो। जो सवाल ये है कि बायर की तरफ से सबने साइन नहीं किए तो ये धोखाधड़ी तो आपने खुद की है, ये तो आपकी गलती है, आपको करवाने चाहिए थे। गलती भी आप करो और उसका फायदा भी आप ही लो, ऐसा थोड़ी होगा। आपकी पत्नी या जॉइंट ओनर जो भी था, जो जॉइंट बायर जो भी था खरीदने वाला, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको भी लेके आए। और इसी तरह एग्रीमेंट में एक क्लॉज डालनी चाहिए जो कि डालते नहीं है, दैट द बायर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। इसका हिंदी में सरल मतलब ये होता है कि एक से अधिक बायर है तो सभी लोग अलग अलग रूप से भी और जॉइंटली भी जिम्मेदार हैं पूरी तरह से इस एग्रीमेंट में लिखी हुई हर शर्त को पूरा करने के लिए। तो अगर एक ने भी साइन कर दिए तो वो जिम्मेदार है कि ये एग्रीमेंट की सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो गलती भी आप करो साइन ना करा के और उसका फायदा भी आप लेना चाहो, तो ये कुछ सामान्य बहाने ग्राउंड है। कुछ लोग जेन्युइन दिक्कत में होते हैं, तो मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों को मिल बैठ के सेटलमेंट से सुलझा लेना चाहिए। लेकिन सामने वाला अगर धमकी दे रहा है और झूठ बोल रहा है और झूठे आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, तो आप भी उसके वकील के नोटिस का जो रिप्लाई है वो एक स्ट्रोंग और अच्छी तरीके से बना के अपने वकील साहब के माध्यम से भिजवा सकते हो, ताकि अगर वो कोर्ट में आपके ऊपर केस फाइल कर दे तो आपके पास एक स्ट्रोंग डिफेंस हो कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जय हिंद।